हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये 6 मई इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है जो कि आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डिस्कस किया जाता है। हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इन न्यूज़ आर्टिकल्स के समरी होते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल के साथ जो कि एडिटोरियल पेज का है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आए दिन आप सुन रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश को एआई हब बनाने की तैयारी चल रही है और इस मामले में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ के सीएम जो है काफ़ी एक्टिव है इसको लेकर के। और रिसेंटली जो एक प्रोजेक्ट आया है एआई से रिलेटेड वो विशाखापट्टनम में वो इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये गूगल के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब कि ब्रेन चाइल्ड यानी मेन ब्रेन जो है गूगल का है और बाकी इंडियन कंपनी जैसे कि अडानी और दूसरे कुछ कंपनी जो है शामिल होंगे। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में नो डाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एआई का इकोसिस्टम है वो डेवलप होगा, मतलब इंडिया जो है एक स्टेप आगे बढ़ेगी। बट एक जो मूलभूत समस्या है हमारे इस प्रोजेक्ट की कि 1990 से हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी जो है सर्विस लेड ग्रोथ जो है काफ़ी चर्चा में रही और उसमें ये आईटी सेक्टर का बूम। तो आईटी सेक्टर में हम मेनली क्या करते हैं, जो फॉरेन कंपनीज है लाइक जो बड़े बड़े जाइंट कंपनीज है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसका मेंटेनेंस, मतलब कि उसमें अगर टेक्निकल ग्लिच कुछ आ जाती है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो आप कंपनीज देखते हैं विप्रो, टीसीएस, तो ये सब कंपनी जो है इन प्रोजेक्ट में इन ऑपरेशंस में रहती है। मतलब कि हमारा सर्विस जो है आउटसोर्स किया जाता है दूसरे कंपनीज के लिए। मोस्टली हम मेन डेवलपर नहीं होते बल्कि जो मेंटेनेंस वर्क होता है उसको करते हैं और यही जो है आईटी सेक्टर की हमारी कहानी रही है। सो ये अगर एआई इकोसिस्टम जो अभी बनाया जा रहा है उसमें जो मेन ब्रेन चाइल्ड है वो गूगल का है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि ये इसको जो है एआई को पहले का जो सर्विस सेक्टर है उससे कंपेयर किया गया है कि हम अपना लैंड, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो प्रोवाइड कर देते हैं दूसरी कंपनीज़ को, उससे उन कंपनीज़ को प्रॉफिट भी होता है, हमें भी कुछ प्रॉफिट होता है। बट मतलब कि आप खुद जो है उन सॉफ्टवेयर्स को, उन एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके मेंटेनेंस प्रोसेस में लगे हुए हैं। सो ये हमारा प्रॉब्लम जो है शुरू से रहा है और उसका जो एक मेन रीजन बताया गया है इस न्यूज़ आर्टिकल में वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिकॉज इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें ब्रेन चाइल्ड बनना है तो एमआईटी जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो अमेरिका में है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, जो अभी एआई से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही है, उनसे रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उसके नंबर्स आप देखेंगे तो इंडिया में अभी काफ़ी कम है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका में वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। सो हमारा मेन प्रॉब्लम रहा है कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है और यही जो है एक क्रिटिकल पॉइंट होता है इन चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज इस तरह के एआई टूल्स या फिर एआई टू जैसे कि आप अभी न्यूज़ में सुन रहे होंगे, एंथ्रोपिक और माइथोस, ये अभी चर्चा में है काफ़ी। बिकॉज इसको मार्केट में उतारा जाना है और उसके पहले एक हवा क्रिएट किया जा रहा है। सो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं उसमें कुछ रिस्क होते हैं। जैसे कि उसमें जो भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो तुरंत उनका लाभ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है टाइम लेते हैं और फ्रूटफुल होने में समय लग सकता है। सो ये रिस्क होता है। सो ये रिस्क जो है हमें लेना होगा तभी हम इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसका हवाला देते हुए इस आर्टिकल में लिखा गया है कि चूंकि ये टूल्स जो है हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज होंगे, हमारे बैंकिंग सिस्टम्स में यूज होंगे। सो ये हमारे स्ट्रेटजिक पर्पस के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में हम इंडिजनाइज होंगे, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेंगे। सो अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में होता है, सो जैसा कि हम अभी ईरान वॉर के इसमें डिसरप्शंस को देख रहे हैं, तो हम दूसरे के ऊपर
डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आगे इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हमारा जीडीपी का परसेंटेज है वो बहुत ही लो है, लगभग 1% से भी कम है, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। जो ग्लोबल कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि छोटे छोटे कंट्रीज, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, तो ये छोटे कंट्रीज है जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं बिकॉज इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद हमारे इकोनॉमिक सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया है कि इंडिया में जो एआई स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर, मतलब कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका मात्र 2% है, जबकि ये यूएस में 40% है और यूरोपियन यूनियन में 21% है। मतलब कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसकी संख्या जो है परसेंटेज में ये बताई गई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एआई जो है अभी कितना फास्ट आगे बढ़ रहा है, और उसके इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं लाइक एआई हब जो है आंध्र प्रदेश में, तो हमें इसके पीछे का जो मेन ब्रेन चाइल्ड है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेजेंट जजेज की संख्या है वो 33 है, इसको 38 करने का जो है प्रस्ताव आया है और इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। सो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है और जजेज की संख्या कैसे तय की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो आए दिन हम देखते हैं कि जुडिशियरी पे ये चर्चा चलती रहती है कि बहुत ही ओवर बर्डन है, मतलब कि बहुत ओवरलोड है, बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं, और जस्टिस डिलेड इक्वल टू क्या बोला गया है, जस्टिस डिनाइड, बिकॉज बहुत सारे केसेस जो है पड़े हुए रहते हैं। सो टाइम टू टाइम जुडिशियरी में जो नंबर ऑफ जजेज की संख्या को रिवाइज किया जाता है, अदर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि देयर विल बी सुप्रीम कोर्ट, और उसमें एक सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेज होंगे, और इसको पार्लियामेंट तय करेगी इनके नंबर्स क्या होंगे टाइम टू टाइम। इनिशियली जब ये एक्ट लाया गया था तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये प्रावधान दिए गए थे तो जो सुप्रीम कोर्ट पहले से चला आ रहा था उसमें 7 जजेस थे। तो जो प्रोविज़न दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कहा गया था कि अभी जो 7 जजेज है उसको एज अ इट इज़ रखा जाएगा, मतलब 7 जजेज ही होंगे। बाद में जब पार्लियामेंट जो है जब एक्ट बनाएगी तो वो नंबर्स को बढ़ा सकती है। तो जब 1956 में जब ये एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, तो इसमें जजेस की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। मतलब आप कह सकते हैं एक्ट में पहली बार जजेस की संख्या जो है 10 की गई थी। उसके बाद टाइम टू टाइम इसको बढ़ाया गया, 1960 में 13 किया गया, 1977 में 17, फिर उसके बाद 1986, 2008, 2019, 2019 में ये बढ़ा करके 33 कर दिया गया था, और अब जो है ये बढ़ा करके 37 +1 सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की संख्या कितनी होगी, 37, और जो एक होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मतलब कि टोटल जजेज अगर बोले तो 38। सो इस न्यूज आर्टिकल में जो आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जजेस के नंबर्स जो तय किए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं, वो कौन करती है, पार्लियामेंट करती है। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, बिकॉज ये मल्टीपल स्टेटमेंट में दिया रह सकता है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद पहली बार जब जजेज एक्ट, नंबर ऑफ जजेज एक्ट लाया गया था तो ये कब लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब कब इसको रिवाइज किया गया ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है। अभी यूपी में एक प्रोटेस्ट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। इसमें क्या था कि यूपी गवर्नमेंट जो है जितने भी ओल्ड मीटर्स थे उसको रिप्लेस करके स्मार्ट मीटर लगा रही थी। लगभग 85 लाख के आसपास मीटर्स को इंस्टॉल किया गया था, नया स्मार्ट मीटर्स को। बस इसमें दिक्कत क्या आ रही थी,
ये मीटर्स जो है प्रीपेड मीटर्स हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं और रिचार्ज के बाद उसको यूज करते हैं, मतलब कि आपको पहले जो है पे करना होता है। बट इसमें क्या है कि आप एक रिचार्ज करते हैं, मान लिया जाए 1000 का रिचार्ज करते हैं। ये फ़ोन से कैसे अलग है? बिकॉज़ फ़ोन में जो है आपको 30 डे की, अभी जो सिस्टम है मोबाइल फ़ोन में, आपको 30 डेज़ की वैलिडिटी देता है और इसमें आप अनलिमिटेड कॉल करते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप 1000 का रिचार्ज करवाते हैं, जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आपकी मीटर रीडिंग जितना शो करती है उस अनुसार जो है उससे पैसे कट हो जाते हैं और इस तरह से वो आगे बढ़ता है। बट ये देखा जा रहा था कि कुछ कंज्यूमर्स जो है ये कंप्लेन कर रहे थे कि जो मीटर रीडिंग है वो जो है अनाप-शनाप जो है वो रेट कट कर रहा है। जैसे कि आप पहले देखते थे मोबाइल फ़ोन में जो इश्यूज़ होते थे कि आपने इतना का टॉक टाइम लिया है और उसमें आपके इतने पैसे कट गए, इतना बचा हुआ है। वही समस्या यहाँ पे आ रही है। लोगों का कंप्लेन है कि हमने 1000 का रिचार्ज करवाया और हमने कम बिजली खर्च की और ज़्यादा हमारे पैसे कट गए। अभी तक क्या होता था, आपके मीटर रीडिंग करने के लिए जो एम्प्लॉयी है वो आते थे, मीटर की रीडिंग को नोट करते थे और फिर जो है वो उस रीडिंग के ज़रिए जो है बिल को दिया जाता था और फिर आप पोस्टपेड के ज़रिए बिल को पे करते थे। बट इसमें क्या है कि आप कनेक्शन लेते हैं, रिचार्ज करते हैं और यूज़ जैसे-जैसे करते हैं उसके अनुसार आपका उससे पैसे कटते हैं और फिर ये स्मार्ट मीटर जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है इंटरनेट के ज़रिए। एक तो ये इश्यू थी कि जो रेट कट हो रहे थे, वो बहुत ही इर्रेगुलर थे। उसके बाद कनेक्शंस को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज़ अगर किसी का रिचार्ज ख़त्म हो गया टाइम से पहले, मतलब कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एंड हो जाएगा, तब जो है कनेक्शन ऑटोमैटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो लोगों का कहना था कि ये बहुत ही इर्रेगुलर और अनरिलायबल सिस्टम है। सो इसको लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर जो है ये रोल बैक किया गया, मतलब कि जो इंस्टॉलेशन किए जा रहे थे उसको वहीं पे पॉज़ कर दिया गया है। और इसमें एक कन्फ्यूज़न कहाँ से आया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इसके तहत जो रेगुलेशन लाए गए हैं बिजली को लेकर के, वो 2022 में लाए गए थे और इसमें एक स्टेटमेंट था कि जो स्मार्ट मीटर्स हैं उसको इंस्टॉल किया जाएगा, जहाँ भी कनेक्शंस जो है नए कनेक्शंस लगाए जाएंगे वहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। सो ये स्टेटमेंट जो है मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना है बिकॉज इस स्टेटमेंट को ऐसा समझा गया कि स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन जो है मैंडेटरी है। इसको लेकर के कन्फ्यूजन था कि मैंडेटरी है या नहीं है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट के बाद ये क्लैरिफाई किया है कि ये जो इंस्टॉलेशन है स्मार्ट मीटर्स का ये मैंडेटरी नहीं है और ये 2026 में जो रेगुलेशन थे उनको जो है कुछ मॉडिफाई भी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल वर्ल्ड पेज का है, हंटा वायरस, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये स्टेटमेंट आया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र जो है इस वायरस का वो काफ़ी लिमिटेड है। सो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो हंटा वायरस क्या है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो है रोडेंट के द्वारा, रोडेंट मतलब कि जैसे रैट्स, इनके सलाइवा, फीसीज या इनके बॉडी के ड्रॉपलेट्स जब ये इन्वायरमेंट में स्प्रेड होते हैं तब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और फिर जब ब्रीदिंग के द्वारा वे हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये वायरस जो है स्प्रेड होते हैं। सो ये जो है रोडेंट के द्वारा स्प्रेड होने वाला वायरस वायरस है। बट ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी लिमिटेड है। सो ये न्यूज़ में है। सो इससे रिलेटेड जो दो फैक्ट्स है वो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पेज से रिलेटेड है। धोलेरा, जहाँ की पहले ही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया गया था, वहाँ एक और चिप से रिलेटेड नए प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये प्लांट क्या है, इसमें खास क्या है? तो अर्लियर जो प्लांट्स थे वो फैब्रिकेशन प्लांट थे, मतलब कि उन प्लांट्स में स्क्रैच से चिप को तैयार किया जाएगा, मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स है उनसे जो फाइनल प्रोडक्ट है चिप का वो तैयार किया जाता है। बट ये जो अभी प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा या बनाया जाएगा उसमें जो चिप असेंबलिंग
मतलब कि जो बेसिक प्रोडक्ट है वो यहाँ आएगा और वो असेंबल होगा। बट इसमें खास बात ये है कि यहाँ जो चिप होगा वो गैलियम नाइट्राइड ये इस मटेरियल का बना होगा। जबकि आप जानते हैं कि जो चिप है मोस्टली 90% चिप्स जो है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ये गैलियम नाइट्राइड, ये जो प्लांट है गैलियम नाइट्राइड से बने चिप का प्लांट होगा, जहाँ की असेंबलिंग होगी, असेंबलिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग होगी। और ये सारा कुछ जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो 2021 में लाया गया था, इसके लिए 76,000 करोड़ जो है अलोकेट किया गया था, इसके अंडर किया जा रहा है। सो ये प्रीलिम्स के लिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गैलियम नाइट्राइड ये आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन तो याद होगा ही आपको, और ये सेमीकंडक्टर मिशन जो है कब लाया गया था ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल दिल्ली से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं जब विंटर का सीजन आता है तो PM 2.5 और 10 इसका जो पॉल्यूशन है उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और AQ हमारा काफ़ी बैड हो जाता है। बट अभी हाल फिलहाल के दिनों में ये देखा गया है कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 वो रिड्यूस हुए हैं, NO2 रिड्यूस हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड ये रिड्यूस हुआ है। बट जो ओजोन है, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसके मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। और ओजोन जो है दो टाइप का होता है जो अभी तक पढ़ते आए हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर का जो ओजोन होता है वो सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो अर्थ पे आती है उसको ब्लॉक करता है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेड से। जबकि जो ग्राउंड लेवल का ओजोन है ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सनलाइट इससे मिलकर बना होता है और ये क्या होता है, एक पॉल्यूटेंट होता है। और इसका जो इसकी मेन वजह क्या है, जो व्हीकल पॉल्यूशन है उससे NO2 निकलता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उससे NO2 निकलता है। सो ओजोन की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, ये कंसर्न की बात है। बिकॉज जो अभी तक हम विंटर में जिन पॉल्यूशन से लड़ते आए थे वो था पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इनमें तो कमी आई है बट ओजोन में वो उसमें बढ़ोतरी हुई है और वो हमारे लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, हमारे स्किन को इफेक्ट कर सकता है। सो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है कैसे फॉर्म होता है वो आपको ध्यान रखना है। NO2 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सनलाइट, ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।